और हमने कहा था कि अनुसंख्यक गुणधर्म विधियों के द्वारा हम किसी भी द्रव्य का पदार्थ का मूलक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं प्रायोगिक रूप से। लेकिन साथ में हमने ये भी बात की थी कि जब हम अनुसंख्यक गुणधर्म विधियों से किसी द्रव्य का मूलक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो कुछ समय हमें ये गलत प्राप्त होता है, और जो रॉन्ग प्राप्त हुआ है, जो गलत द्रव्यमान अपने को मूलक द्रव्यमान प्राप्त हुआ है, उसी को अपने बोलते हैं असामान्य मूलक द्रव्यमान। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास। इसको समझाने के लिए वॉन्टॉफ ने एक गुणक दिया था जिसको अपने बोलते हैं वॉन्टॉफ गुणक। ठीक है, वॉन्टॉफ गुणक की हमने 3 कंडीशन की थी। एक तो ये कि जब आई की वैल्यू जो है वॉन्टॉफ गुणक आई की वैल्यू है ये 1, आई इज इक्वल टू 1, है ना। इस समय हमने क्या कहा था, विलय का विलायक में है तो संगन होता है, विलय का विलायक में न तो संगन होता है और न ही वियोजन। ठीक है, तो इस समय आपको ध्यान में क्या क्या रखना है। जैसे आई था क्या, वॉन्टॉफ गुणक था क्या हमारे पास, आई जो था वो था विलय के कण ऑब्लिक है जो मूलों की संख्या, संगन या वियोजन, संगन ऑब्लिक वियोजन के पश्चात। ठीक है, और विलय के कणों ऑब्लिक मूलों की संख्या संगुणन ऑब्लिक वियोजन से बुद्ध। यही था हमारे पास, है ना। अब मैं ये कहूं कि मैंने कण एक किया था और जो है विलय के अंदर गया तो वो कण एक ही रहा, मतलब न तो उसका संगुणन हुआ न ही वियोजन हुआ। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका प्रायोगिक मूलक द्रव्यमान होता है वो सैद्धांतिक मूलक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो ध्यान रखो, जब आई की वैल्यू 1 होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा होंगे ना, जो प्रैक्टिकल डाटा होंगे वो थ्योरेटिकल डाटा के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि मूलक द्रव्यमान, एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पैरों में सैद्धांतिक और एक मैंने कहा मूलक द्रव्यमान ऐसा प्रायोगिक। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मूलक द्रव्यमान का कह दो या कोई भी अनुसंख्यक गुणधर्म कह दो, कौन कह दो, है ना। जैसे मैं ये कहूँ डेल्टा टीवी, ठीक है, ये हो गया गुणधर्म, एक तो हो गया सैद्धांतिक, ठीक है, और एक हो गया प्रायोगिक। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जब आई की वैल्यू 1 होती है तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, जो प्रायोगिक डाटा होता है, वो सैद्धांतिक डाटा के क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। और यहाँ पे वॉन्टॉफ गुणक की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, मतलब न तो संगुणन हुआ न ही वियोजन हुआ। दूसरी हमने कंडीशन ये कही थी कि जब आई की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो, ये सेकंड कंडीशन हमने की थी, है ना। आई की वैल्यू 1 से ज्यादा कब हो सकती है, जैसे मैंने ये कहा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और मैंने कहा बेरियम क्लोराइड है, इसको मैंने विलायक में मिलाया, विलायक में इसका 100% और वियोजन हो गया, 100% इसका वियोजन हो गया। 100% वियोजन ऐसे टूटेगा कैसे, ये बेरियम 2+ और Cl- ऐसे टूटेगा ही, है ना। मतलब एक कण था, बने कितने, 3 बने, है ना। तो देखो वोल्टो फैक्टर कितना आ गया अपने पास कि विलय के कणों की संख्या संगन ऑब्लिक वियोजन से 2, है ना। तो ये क्या वियोजन है, टूट रहा है, वियोजन है। अच्छा, पहले कितना लिया था हमने, 1 मोल, आगे कुछ भी नहीं लिया तो 1 मोल। अच्छा, बने कितने, 1 मोल ये, 2 मोल ये, कितना 3, मतलब वोल्टो फैक्टर कितना आ गया, 3 है। क्लियर हुई बात। ये तो ये तो था 100% वियोजन होता हो तो अपने वोल्टो फैक्टर कैसे काउंट करेंगे, तो अपने इस प्रकार से काउंट कर लेंगे, है ना। अच्छा, वोल्टो फैक्टर आ गया, लेकिन मान लो मैं आपको ये कह दूं कि यदि इसका 50% वियोजन, सेकंड केस है, मैं यही कह रहा हूं कि बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, और इसको आप विलायक में मिला रहे हो और इसका 50% वियोजन होता हो
ठीक है, आप चाहो तो जैसे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वैसे काम करो, अदरवाइज बुक में फॉर्मूले जनरेट किए हुए हैं उन फॉर्मूलों से भी आप निकाल सकते हो। वैसे भी ज़्यादा इजी रहेगा, वो फैक्ट्री तो काउंट करना है आपको। 50% विभाजन काट क्या हुआ? 50% विभाजन काट ये हुआ कि जितना लिया है ना उससे आधे कण तो टूट जाएंगे और आधे कण नहीं टूटेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा ये 100 ली है ना, 100 ली, 100 में से आधे टूट जाएंगे, मतलब 100 में से 50 100 से टूट जाएंगे और 50 यहाँ रह जाएंगे। यही तो 50% विभाजन काट है ना। अच्छा यदि 1 लेता तो ये 1 बनता, तो जब ये 50 लिए तो ये कितने बने? 50, और जब ये 50 बनेंगे तो ये कितने बनेंगे? ये हुआ। इसका अर्थ है वन का फैक्टर कितना हुआ? हमने लिए कितने कण? हमने कण लिए थे 100, बन कितने गए कण? तो देखो कितने कण बनेंगे? 100 तो इसके बनेंगे, 50 इसके बनेंगे और 50 कण इसके भी हैं, क्योंकि 50 तो टूट चुके हैं, 50 तो अभी भी है ना इसमें, तो ओवरऑल कितने कण बनेंगे? 85 हो गए, 85 100, ये टोटल हो गए 200 है ना। तो अपने पास वन का फैक्टर कितना आ गया? ये बात है। तो ऐसे ही आपको यदि वो 30% कहता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे ये डाटा जो है सेट करके आप वन का फैक्टर निकाल सकते हो। 30%, 20% जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आप निकालें। क्लियर होगी बात? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा ये तो बात है कि जब आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना। अच्छा यहाँ पे एक बात हो कि एक केस और करते हैं हमने। ये तो हो गया अपना वियोजन का केस। इसमें तो क्या हुआ था? वियोजन, और इस टाइम में न तो समूहन और न ही वियोजन। एक तीसरा केस है जब आई की वैल्यू है वो 1 से कम, मतलब क्या हो? समूहन का केस है ना। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो मैंने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड को मैंने वाटर में मिलाया और मैं कहता हूं इसका 100% संघनन होता है, 100% संघनन होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड वाटर में क्या बनाता है? डायमर। ये आपको मैंने बता दिया, डायमर बना देते हैं इस प्रकार से। ये डायमर बन गए है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए डायमर द्विलक बन गए है ना। अच्छा इसका अर्थ है कि यदि आप इसके 2 मोल लोगे, इसके 2 कण होंगे तो अंदर वाटर में जाके 1 कण बनेगा है ना। तो वन का फैक्टर देखो कितना हो गया? बोले हमने कण लिए कितने? 2, लेकिन बना कितना? 1, मतलब वन का फैक्टर कितना हो गया? 0.5 है ना। अच्छा एक और देखो, यहाँ मोलर द्रव्यमान 1 कण का, यहाँ मोलर द्रव्यमान कितना था? 60 था। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिकली काउंट करोगे ना तो आपको 1 कण का मोलर द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा? 120 ग्राम है ना। मतलब आपका प्रायोगिक रूप से मोलर द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। कैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान होता है, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान होता है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से ज्यादा था, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से ज्यादा था। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मोलर द्रव्यमान से, मान लो आपको किसी द्रव्य का प्रायोगिक और मोलर द्रव्यमान दिया है, तो आप इन दोनों डाटा से वन का गुणा डायरेक्टली काउंट कर सकते हो उस द्रव्य का। ठीक है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि मोलर द्रव्यमान आपको ये दोनों दे रखे हैं और उसी द्रव्य का आपसे पूछा जाए वन का गुणा कितना होगा, तो आप कैसे लो? देखो आपको करना क्या है, 0.5 ले जाना है ना। मैंने ये कहा प्रायोगिक 120 है, सैद्धांतिक 60 है ना। मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ तो 60 आ जाए, यहाँ 120 आ जाए है ना। 60 क्या था? ये 60 हमारे पास था सैद्धांतिक। मतलब आप सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटा प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान, ठीक है, तो ये वापस आपके पास कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज को आप याद रखना। क्यों कह रहा हूं? मान लो आपको किसी द्रव्य के सैद्धांतिक और मोलर द्रव्यमान दे दिए जाए और आपको कोई उसका गुणांक क्या होगा तो आप ऐसे काउंट करो, ये तो श्योर। ठीक है, लेकिन आपको ये गुणांक को ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया ना, सैद्धांतिक अपॉन प्रायोगिक, सैद्धांतिक अपॉन प्रायोगिक। केवल मोलर द्रव्यमान के केस में सैद्धांतिक ऊपर आएगा, प्रायोगिक नीचे आएगा। लेकिन मोलर द्रव्यमान के अलावा कुछ भी दे दे, वो ये कह दे
कि कौंचनांक गुणन सैद्धांतिक है प्रायोगिक है, या कौंचनांक गुणन के अलावा मान वर्णन दे दे, वास्तव वर्णन दे दे, किसी के भी डाटा दे दे, ठीक है, तो बाकी सभी डाटा में क्या होगा, प्रायोगिक अपॉन सैद्धांतिक होगा, लेकिन मोलर-द्रव्यमान के केस में सैद्धांतिक अपॉन प्रायोगिक होगा। इसलिए कह रहा हूं इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि बुक के अंदर आपको जो भी आपको आई की वैल्यू को काउंट करने के फॉर्मूले दे रखे हैं ना, उनमें बटा ऊपर तो प्रायोगिक लिखा है, नीचे सैद्धांतिक लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं मोलर-द्रव्यमान के केस में ऊपर सैद्धांतिक आएगा और नीचे प्रायोगिक आएगा, ये आप ध्यान देख लीजिए, क्लियर है। अच्छा, ये तो बात होगी, लेकिन मान लो मैं ये कह दूं कि एसिटिक एसिड को जल में मिलाने पर इसका 50% संघनन होता हो तो वोल्टो गुणांक ज्ञात है, ठीक है ना, क्या कह रहा हूं, 100% संघनन हो रहा था तब तो वोल्टो गुणांक आ रहा था 0.5, पर वह 50% संघनन होता हो तो वोल्टो गुणांक कितना आएगा, तो 50% होता हो तो वोल्टो गुणांक कितना आएगा, इस चीज को, ठीक है, क्या कहा मैंने कि एसिटिक एसिड है और इसको आप जल में मिला रहे हो और इसका हो रहा है 50% संघनन। अच्छा, संघनन होगा तो ऐसे डायमंड की फॉर्म में होगा, ऐसे ही डायमंड की फॉर्म में होगा, होना तो ऐसे ही डायमंड की फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्ड डायमंड हो गया, रिले कोष्ठक के अंदर है ना, ठीक है, डायमंड की फॉर्म में। अच्छा, अब 50% संघनन है, वोल्टो फैक्टर कितना होगा, आई कितना होगा, यही तो देखना हमने। अच्छा, यदि ये 2 है तो आपको पता है ये कितना है। अब मैं आपको ये कह दूं कि मैंने इसके 100 कण लिए तो बनेंगे कितने दिया, 50 बने, लेकिन मैंने कहा जितने लिए उनमें से 50% का संघनन हो रहा है और 50% का नहीं हो रहा, मतलब 100 लिए हैं, 100 में से 50 तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 50 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब 50 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे बनेंगे कितने, 25, है ना। अच्छा, वोल्टो फैक्टर काउंट करो तो क्या होता है, विलय के कणों के मोलों की संख्या संघनन और वियोजन के पश्चात, बोले पश्चात कितने हो गए, तो देखो 50 तो ये बच गए यहाँ और 25 ये आ गए, तो ओवरऑल टोटल कितने हो गए, 75। ये कितने थे, 100 लिए थे, कण हो कितने गए, 25 तो कण हो गए ये, और 50 भी ये बचेंगे, 50 तो टूट चुके हैं और 25 हो गए, है ना, तो 75 upon 100 मतलब वोल्टो फैक्टर आ गया 0.75। क्लियर होगी बात। चलो एक बात और बताता हूं, मान लो मैं ये कहता एक उदाहरण है कि यदि मैं ये कहता कि इसका 30% संघनन होता तो वोल्टो फैक्टर होता, अभी मैं कह रहा हूं 30% संघनन होता, इसी का मैं कह रहा हूं 30% संघनन हो तो वोल्टो फैक्टर होता। तो देखो मैंने कहा 100 लिए, है ना, अच्छा 2 लेते तो 1 बनता, देखो 2 लिए तो 1 मोल बना। अब मैं कहूंगा 100 लिए, 100 में से 30 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो जब 30 पार्टिसिपेट कर रहे हैं 30 से आधे बनेंगे, 15 बनेंगे, वोल्टो फैक्टर कितना होगा, बोले लिए कितने थे 100, बन कितने गए 15, तो ये बन गए। अच्छा, इधर कितने हो गए, 100 में से 30 चले गए 70, ये हो गए, है ना, कितना होता है 85 upon 100, 0.85। 30% के केस में वोल्टो फैक्टर आता है 0.85। इसलिए कह रहा हूं जो भी दिया हुआ है उसको एकदम आसानी से आप वोल्टो फैक्टर काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ओवरऑल ये वोल्टो फैक्टर से अणुसंख्यक गुणधर्म है वो सही कैसे होगी, तो हमने जो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे, क्या कहा था, उन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों की जो 4 समीकरणें थी उनमें वोल्टो फैक्टर का आप जो है राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो वो चारों की चारों वोल्टो अणुसंख्यक गुणधर्मों वाली समीकरणें हैं वो हमेशा सही प्राप्त होगी, कोई भी विधि है गलत नहीं। क्लियर है। इसी के साथ ये अपना लेसन खत्म होता है। इस लेसन में आपको पीछे बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को करें। और इस लेसन के अंदर एक चीज और ध्यान रखो कि जो बोर्ड का पेपर आता है उस बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का इस लेसन से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, सिर्फ इतना ही है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी कौन सी, जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं की,
समझ आ रही है बात? कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है उसको जैसे ऑफलाइन क्लास होगी तो उस समय समझ लेना, या फिर स्कूल में आके भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस लेसन में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लेसन है। इस लेसन में मैं ये कहूँ कि ज़्यादा इसके अंदर आपके समझने लायक चीज़ जो है ना, वो एक ये मेजर पार्ट जो है थोड़ा सा डीपली पड़ता है, वो यही पड़ता है लास्ट वाला, ठीक है ना। ऑर्थो फैक्टर को निकालना, आंशिक संबंध और वियोजन की स्थिति है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लो। अच्छा, बुक के अंदर है ना, इसके लिए अलग से फॉर्मूले भी बना रखे हैं, ठीक है, अल्फा वगैरह देके, तो वो ये फॉर्मूले हैं, आप डेराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अदरवाइज डायरेक्ट आप ऐसे भी काउंट, ठीक है, कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ से ऊपर ले रहा हूँ तो वहाँ वो अल्फा कण ले रहे हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग है वो समीकरण है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपने देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और 2 लेसन हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आपको केमिस्ट्री के नोट्स जो हैं आप बनाओगे, और कैसे बनाने हैं, इस लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आप कॉपी लेके और आप नोट्स बना लो। आपको जो भी प्रॉब्लम है उनको आप अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास हो तो आप उससे उस दौरान जो है जब वापस रिपीट होगा उस समय आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।